कहानी की शुरुआत में हम दो पुलिस वालों को देखते हैं जो एक मरे हुए आदमी का पीछा कर रहे थे। घंटों तक उसका पीछा करने के बाद आखिरकार उन्होंने उसे पकड़ लिया और उससे सोने से भरा हुआ वो सूटकेस वापस मांगा। पर वो आदमी बिल्कुल भी कॉर्पोरेट नहीं करता है। वो दुनिया से अपनी असलियत छुपाकर तंग आ चुका था, जिसके बाद वो अपना इंसानी रूप छोड़कर अपने असली रूप में आने लगता है। हम देखते हैं कि ये तो इंसान की खाल में छुपा एक खतरनाक मॉन्स्टर था। अगले ही पल उसने उन दोनों पुलिस वालों पर हमला कर दिया और वहाँ से भाग निकला। उन दोनों पुलिस वालों ने उसका पीछा किया और उस पर गोली भी चलाई जो सीधा जाकर उसके बम पे लग जाती है, लेकिन इसके बावजूद वो भागता रहता है और उन्हें काफी दौड़ाने के बाद आखिरकार वो उनके हाथों से बच निकला। निक नाम के ऑफिसर ने उस पर निशाना लगाने की कोशिश की, पर वो ऐसा कर पाता उससे पहले ही एक कार उसे उड़ाकर चली जाती है। वापस आकर उन दोनों को अपने सीनियर्स से बहुत सुनना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने दिन दहाड़े एक मॉन्स्टर को सड़क पर नंगा छोड़ दिया था। आज जो हुआ उसकी खबर दुनिया के हर न्यूज चैनल पर आग की तरह फैल रही थी और अब इंसानों को भी पता चल गया था कि उनके बीच में मॉन्स्टर्स रहते हैं। अब क्योंकि निक की नौकरी का ये पहला दिन था, इसलिए उसे बस एक वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है, पर उसके पार्टनर रॉय पर बिल्कुल भी रहम नहीं किया जाता और उसकी ड्यूटी को 50 साल और एक्सटेंड कर दिया जाता है, जिसका मतलब था कि अब उसे अगले 50 साल और यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी। इस डिपार्टमेंट की खास बात ये थी कि यहाँ सिर्फ वही लोग काम करते थे जो मर चुके हैं, यानी यहाँ खड़ा हर शख्स असली दुनिया में मर चुका था। निक की मौत भी 3 दिन पहले ही हुई थी, जबकि उसका पार्टनर रॉय करीब 200 साल पहले मर गया था। मरने से पहले निक एक ईमानदार पुलिस अफसर हुआ करता था। उसकी बहादुरी और ईमानदारी की सब मिसालें दिया करते थे। लोग कहते थे कि इस पूरे डिपार्टमेंट में निक जितना ईमानदार कोई हो ही नहीं सकता। उसकी ये ईमानदारी उसे नेक इंसान तो बना रही थी, लेकिन वो ये सब करके पैसे नहीं कमा पा रहा था। उससे निचले रैंक के ऑफिसर्स रिश्वत ले लेकर आलीशान घर खड़े कर चुके थे, लेकिन निक अब भी उसी छोटे से घर में गुजारा कर रहा था। निक की ख्वाहिश थी कि वो जिंदगी में कुछ बड़ा करे, और एक दिन भगवान ने उसकी सुन ली। एक दिन एक बड़े ड्रग माफिया की फैक्ट्री में रेड मारते वक्त उसे और उसके दोस्त केविन को वहाँ ढेर सारा सोना पड़ा हुआ मिलता है, जिसका पुलिस रिकॉर्ड में कोई जिक्र नहीं था। यानी अगर उन्होंने इसे चुरा भी लिया तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कि आज ऊपर वाला खुद उन पर मेहरबान है, जिसके बाद दोनों ने उसे आपस में बांट लिया। केविन अपने हिस्से का सोना अपने घर ले जाता है, जबकि निक ने उस सोने को अपने घर के पीछे बने गार्डन में छुपा दिया। किसी को शक ना हो, इसीलिए वो उस पर एक संतरे का पेड़ भी उगा देता है। अगले दिन जब उसकी नींद खुली तो उसे ये सब किसी सपने जैसा लगा, क्योंकि उसने आज से पहले कभी इतनी बड़ी चोरी नहीं की थी। पर जब उसने संतरे का पेड़ लगा हुआ देखा तो समझ गया कि ये सपना नहीं है, उसके नीचे सच में सोना गड़ा हुआ है। वो अपनी वाइफ जूलिया से पूछता है कि तुम नहीं चाहती कि हमारा एक बड़ा सा घर हो, महंगी गाड़ी हो। पर जूलिया बाकी लड़कियों जैसी नहीं थी। वो पैसे से ज्यादा सुकून और ईमानदारी को अहमियत देती थी। निक ने अपने दोस्त केविन के बहकावे में आकर चोरी तो कर ली, पर चोरी करने के बाद निक को बहुत पछतावा हो रहा था। वो फैसला करता है कि वो अपने हिस्से का सोना पुलिस डिपार्टमेंट को सौंप देगा, ताकि उसकी वर्दी पर बेईमानी का दाग ना लगे। केविन उसे समझाता है कि जिन लोगों का ये सोना है वो कोई दूध के धुले हुए नहीं है। हम तो बस अपना काम करने गए थे, हमें क्या पता था कि ये सोना हमारी गोद में आ गिरेगा। उसने निक से वादा किया कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं, वो सब कुछ संभाल लेगा। पर निक को पकड़े जाने की परवाह नहीं थी, वो बस अपनी वाइफ से नजरें नहीं मिला पा रहा था। केविन बोला, तुम सही कह रहे हो निक, हमें ये सोना लौटा देना चाहिए। उसकी आवाज में मायूसी साफ झलक रही थी, क्योंकि उसका स्पीड बोट लेने का सपना अब टूटता हुआ नजर आ रहा था। निक बोला, देखो, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं तुम पर उंगली नहीं उठा रहा। तुम जो चाहते हो वो करो, मैं बस अपना हिस्सा पुलिस को दे दूंगा। पर केविन एक अच्छे दोस्त का फर्ज निभाते हुए अपने हिस्से का सोना भी लौटाने का फैसला करता है। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें पता चला कि जिस ड्रग लॉर्ड को वो ढूंढ रहे थे उसे शहर के बाहर एक सुनसान वेयर हाउस में देखा गया है, जिसके बाद निक पूरी पुलिस फोर्स के साथ उसे पकड़ने निकल गया। हालांकि ये काम इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि ये आदमी बोस्टन का सबसे बड़ा ड्रग डीलर है और फिलहाल उसके साथ 30 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे। निक अपनी टीम को लीड करते हुए सबसे आगे रहता है, जिसके बाद वो दरवाजा तोड़कर वेयर हाउस के अंदर घुसे। केविन उसे थोड़ा सावधान रहने को कहता है, पर तभी कार्टेल के लोगों ने उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। निक ने देखा कि ड्रग लॉर्ड भागने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद उसने उसका पीछा किया, पर इस दौरान वो खुद भी मरने से बाल बाल बचता है। निक जब ऊपर आया तो उसने देखा कि ड्रग लॉर्ड खिड़की से बाहर कूद गया था। वो बैकअप बुलाने ही वाला था कि तभी केविन दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा। दोनों ने साथ में कई मिशन किए थे, पर इस बार उसके मिजाज कुछ बदले बदले लग रहे थे। वो कहता है, निक, मैं तुम्हें ये सोना लौटाने नहीं दे सकता। बेचारे निक को लगा कि वो मजाक कर रहा है, पर अगले ही पल उसने निक पर गोली चला दी। गोली लगते ही निक सीधे सिर के बल नीचे जमीन पर जा गिरा।
कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसे यकीन ही नहीं होता कि वो अभी तक जिंदा है, क्योंकि कोई भी इतनी ऊपर से गिरने के बाद जिंदा नहीं बच सकता था। तभी उसने अपने आसपास कुछ अजीब सा महसूस किया। अचानक से वहाँ हवाएं चलना बंद हो जाती हैं और उसके आसपास के लोग एकदम से फ्रीज हो जाते हैं। निक को ये समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि वो मर चुका है और उसकी आत्मा अब दूसरी दुनिया में पहुंच चुकी है। जब वो बाहर आया तो उसने देखा कि पूरी दुनिया रुक गई है और तभी उसे अपने ऊपर बादलों का एक अजीब सा घेरा बनता हुआ दिखाई दिया। वो चीज निक को अपनी ओर खींचने लगती है, जिससे निक काफी घबरा गया। पर जैसे ही उसने बादलों को पार किया वो एक दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाता है। उसने देखा कि वहाँ उसके जैसे लाखों लोग थे जो अलग अलग पोर्टल से निकलकर एक दूसरे पोर्टल में जा रहे थे। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही निक एक ही झटके में कहीं और पहुंच गया। उसने खुद को एक व्हाइट ऑफिस में पाया जहां उसके सामने एक लड़की बैठी हुई थी। वो लड़की अपना नाम मैरी बताती है और कहती है, डरने की कोई जरूरत नहीं, कुछ सालों पहले मैं भी उसी कुर्सी पर बैठी थी जहां अभी तुम बैठे हुए हो। निक को पता चला कि वो मर चुका है और जिस जगह पर वो था वहाँ उसे अच्छे से पेश आना बहुत जरूरी है, वरना ये लोग उसे नर्क में भेज देंगे। मैरी कहती है, इस फाइल में तुम्हारे बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। तुम एक ईमानदार ऑफिसर हुआ करते थे, लेकिन आखिर में तुमने भी लालच में आकर बेईमानी की, जिसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। निक को पता चला कि अगर वो उनका डिपार्टमेंट ज्वाइन कर ले तो वो इस सजा से बच सकता है। उसका काम था उन लोगों को ढूंढना जो सजा से बच निकले हैं। ये डिपार्टमेंट उन लोगों को वहीं भेज देता है जहाँ उनकी जगह है। जब निक को पता चला कि उसे नीचे जाकर भागी हुई आत्माओं को पकड़ना है तो वो तुरंत इस काम के लिए हाँ कह देता है, क्योंकि इस तरह वो जूलिया से भी मिल सकता था। डिपार्टमेंट ज्वाइन करते ही उसकी छाती पर एक बैज छप जाता है जो उसे बाकियों से अलग बनाता। इसके बाद मैरी उसे एक दफ्तर में ले जाती है जहां सारे मुर्दा लोगों की फाइलें रखी जाती थीं। उसने निक को बताया कि जो लोग सजा से बच निकलते हैं उनकी आत्माएं तब तक सड़ती रहती है जब तक वो खतरनाक मॉन्स्टर्स में नहीं बदल जाते। जिसने जितने बुरे काम किए होंगे वो नीचे जाकर उतना ही ताकतवर बन जाता है। वो आम लोगों की तरह ही लगते हैं, लेकिन हमारे सिवाय कोई नहीं जानता कि वो मॉन्स्टर्स हैं। बिना RIPD के ये दुनिया मरे हुए लोगों से घिर जाती और इंसानों और मॉन्स्टर्स में फर्क करना नामुमकिन हो जाता। निक को ये भी पता चला कि यहाँ हर दिन करीबन 50,000 लोगों की मौत होती है जिन्हें ये डिपार्टमेंट हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए इन्हें नए लोगों की जरूरत पड़ती रहती है। एक मॉन्स्टर तो उसके सामने ही भागने की कोशिश करता है, लेकिन रॉय नाम के ऑफिसर ने उसे गोली मार दी। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से RIPD का कोई भी ऑफिसर रॉय को पसंद नहीं करता था। मैरी उसे उसके नए पार्टनर से मिलवाती है, पर रॉय जिसे अकेले काम करना पसंद था वो निक के साथ काम करने से साफ इनकार कर देता है। लेकिन मैरी इस बार उसे कोई चॉइस नहीं दे रही थी। ये ऑर्डर्स ऊपर से आए थे जिन्हें उसे मानना ही होगा। निक ने उसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया, पर अकड़ू रॉय तुरंत अपने हाथ पीछे कर देता है और कहता है, अगर तुम्हें मेरा पार्टनर बनना है तो तुम्हें ये कमाना होगा। वो पार्टनर बनने के लायक है कि नहीं, ये जानने के लिए रॉय अगले 24 घंटे उस पर नजर रखने वाला था। इसके बाद वो दोनों एक टॉयलेट में जाते हैं और रॉय ने जैसे ही फ्लश दबाया वो दोनों वापस इंसानों की दुनिया में पहुंच गए। वो निक को उसके फ्यूनरल पर लेकर जाता है ताकि वो इस बात को अच्छे से गांठ बांध ले कि वो मर चुका है। निक ने देखा कि वहाँ केविन भी मौजूद था जो सबके सामने दुखी होने का दिखावा कर रहा था। रॉय कहता है, कम से कम तुम्हें दफनाया तो जा रहा है, मुझे तो मारकर लोगों ने रेगिस्तान में फेंक दिया था जहाँ चील कौओं ने मेरी बोटी बोटी नोच डाली। निक जूलिया को इस हालत में देखकर खुद को रोक नहीं पाता और दौड़कर उसे बताने जाता है कि वो अभी जिंदा है। पर हैरानी की बात ये थी कि जूलिया उसे पहचान ही नहीं पा रही थी। वो उसे अजनबी समझकर उससे नजरें फेर लेती है। निक केविन को अपनी इस हालत का जिम्मेदार मानता था। उसने गुस्से में केविन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वाले उसे पकड़कर बाहर फेंक देते हैं। निक रॉय से पूछता है कि जूलिया ने मुझे पहचाना क्यों नहीं, जिस पर रॉय उसे बताता है कि उनके लिए अब ना तुम पहले जैसे दिखते हो और ना अब तुम्हारी आवाज वैसी है। अगर तुम उन्हें समझाने की कोशिश भी करोगे तो सब कुछ उलझ जाएगा। ये एक तरह से हमारी ही भलाई के लिए बनाया गया नियम है। तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना करो, पर ऊपर वाला कभी तुम्हें अपना सच उन लोगों के सामने जाहिर नहीं करने देगा। निक जानना चाहता था कि वो कैसा दिखता है, जिसके बाद रॉय ने उसे उसकी ID दिखाई और उसे पता चला कि वो 80 साल का चाइनीज बुढ़ा है, इसलिए जूलिया उसे पहचान नहीं पा रही थी। इसके बाद निक रॉय से उसके रूप के बारे में पूछता है और जब रॉय ने उसे अपनी ID दिखाई तो निक का मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि ऊपर वाले ने रॉय को एक सुंदर लड़की का रूप दिया था। सिर्फ वो दोनों ही एक दूसरे का असली चेहरा देख सकते थे, बाकियों के लिए उनका असली रूप देख पाना नामुमकिन था।
रॉय को अपने खबरी से एक मॉन्स्टर के बारे में पता चला जो इसी शहर में सालों से छुप कर रह रहा था। रॉय निक को बताता है कि मॉन्स्टर्स से सच उगलवाना अपने आप में ही बहुत मुश्किल काम है, पर हम उन्हें पहचान सकते हैं। उनसे एक अजीब सी गंध निकलती है और उनकी सड़ी हुई आत्मा से आसपास की हर चीज दूषित हो जाती है। वो जैसे जैसे आगे बढ़े उन्हें वो गंध महसूस होने लगी। निक ने देखा कि जिस अपार्टमेंट में वो मॉन्स्टर रहता है उसके आसपास की चीजें बुरी तरह सड़ चुकी थीं, जो सिर्फ वो ही देख सकता था। निक दरवाजा खटखटाने ही वाला था कि तभी रॉय ने उसे रोक दिया। वो बोला, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि दरवाजे के पीछे कौन तुम्हारा इंतजार कर रहा है, इसलिए पहले मैं अंदर जाऊंगा। दरवाजा खटखटाते ही वो मॉन्स्टर अपने इंसानी रूप में उनके सामने आता है और ऐसे नाटक करता है जैसे कि कुछ जानता ही ना हो। रॉय बोला, स्टैनली, हमें शक है कि तुम मर चुके हो, हमें अंदर आकर एक बार जांच करनी होगी। स्टैनली कॉर्पोरेट करने को तैयार था। वो कहता है, आपको कोई गलत फहमी हुई है, आप चाहे तो मेरी नब्ज चेक कर सकते हैं। लेकिन रॉय के पास सच उगलवाने के और भी तरीके थे। वो उसके सामने तंदूरी चिकन खाने लगता है और निक से उससे कुछ सवाल करने को कहा। पर्चे में लिखे सारे सवाल सिर्फ और सिर्फ खाने के बारे में थे, जो उस मॉन्स्टर की सबसे बड़ी कमजोरी थी। एक बार अगर उनकी नब्ज पकड़ लो तो वो अपने आप अपने असली रूप में आ जाते थे। स्टैनली के साथ भी बिल्कुल वही होता है, खाने की खुशबू से वो मॉन्स्टर में बदल जाता है। रॉय ने उसे अरेस्ट करने को कहा, पर निक को बहुत डर लग रहा था। किसी तरह उसने हिम्मत जुटाई और उसे हथकड़ी पहनाने की कोशिश की, लेकिन उसके एक नहीं बल्कि कई हाथ थे, इसलिए उसे काफी परेशानी हो रही थी। मौका मिलते ही उस मॉन्स्टर ने उन पर हमला कर दिया और खिड़की से छलांग लगा दी। जिस तरह वो नीचे गिरा, निक को लगा कि वो मर गया, लेकिन वो दोबारा से उठ खड़ा होता है। रॉय भी निक को लेकर नीचे कूद जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो चाहे कुछ भी करे पर वो मर नहीं सकते, हालांकि उन्हें दर्द जरूर होगा। वो मॉन्स्टर अपने मुंह में कुछ दबाकर भागने की कोशिश कर रहा था, पर इस बार निक उसे पकड़कर बहुत पीटता है और उसने अपने मुंह में जो कुछ दबा रखा था सब उगल दिया। निक ने देखा कि ये तो वही सोने का टुकड़ा है जो उसने ड्रग लॉर्ड के यहाँ से चोरी किया था। रॉय उस मॉन्स्टर को मार देता है, पर वो निक के काम करने के तरीके से बिल्कुल खुश नहीं था। उसने अपनी रिपोर्ट में निक के कई नंबर काटे, लेकिन इससे निक को गुस्सा आ गया और उसने उसे उठाकर एक चलती ट्रक के सामने फेंक दिया। ऑफिस पहुंचकर रॉय उस पर बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि उसकी वजह से उसने अपनी पसंदीदा हैट गवा दी थी। निक अपने की पर बहुत शर्मिंदा था और वो रॉय से माफी भी मांगता है, पर फिलहाल उसे कोई और चीज परेशान कर रही थी। निक बोला, जिस तरह वो सोने के टुकड़े को छुपाने की कोशिश कर रहा था, हमें जानना चाहिए कि इस सोने के टुकड़े के पीछे की असली सच्चाई क्या है। लेकिन हमेशा की तरह रॉय उसकी बात को मजाक में टाल देता है। उसे लगा ये बस सोने का मामूली टुकड़ा है जिसकी कोई खास अहमियत नहीं है, और निक बेवजह उसे बड़ा मुद्दा बना रहा है। वो उन टुकड़ों को एविडेंस डिपार्टमेंट को सौंप देता है, जिन्होंने उसे संभाल के लॉकर में रख दिया। निक के काफी रिक्वेस्ट करने पर रॉय उसे अपने एक खबरी के पास ले गया, जो मॉन्स्टर्स की दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर रखता था। निक उससे पूछता है कि तुम्हारा एक दोस्त इसके लिए मर मिटने को तैयार था, इसमें ऐसा क्या है? जिस पर खबरी उसे कहता है कि देखो, मैं तुम्हें निराश तो नहीं करना चाहता, पर ये नकली है, तुम बेवजह ही अपना समय बर्बाद कर रहे हो। निक उसे वो टुकड़ा देता है और कहता है, अगर कोई खबर मिले तो जरूर बताना। उनके जाते ही वो खबरी चोरी छुपे किसी से मिलने गया, लेकिन उसे पता नहीं था कि निक उसका पीछा कर रहा है। उसने जानबूझकर उसे वो सोने का टुकड़ा दिया था, क्योंकि वो जानता था कि उसे लेने कोई ना कोई तो जरूर आएगा। जल्द ही वहाँ एक कार आकर रुकी और निक ने जो आगे देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। उस कार से उसका धोखेबाज पार्टनर केविन उतरता है, जिसने उस सोने को अपने पास रख लिया। इसके बाद निक ने उसकी कार का पीछा किया और देखा कि वो तो उसके घर की ओर जा रहा है। केविन ने जूलिया से मिलकर पता लगा ही लिया कि उसने अपने हिस्से का सोना कहाँ छुपाया था। उसने संतरे के पेड़ को उखाड़ा, जिसके नीचे उसे सोना मिला, जो देख जूलिया निक से नफरत करने लगती है। केविन कहता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं ये एविडेंस के तौर पर पुलिस को वापस लौटा दूंगा, जिसके बाद कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा और किसी को नहीं पता चलेगा कि ये चोरी निक ने की थी। निक दूर खड़ा ये सब देख रहा था, पर ये उसकी बदकिस्मती ही थी कि वो जूलिया को सच नहीं बता सकता था। केविन वो सोना लेकर एयरपोर्ट पर जाता है, जहां उसने सोने से भरा सूटकेस एक मोटे आदमी को दे दिया। निक और रॉय, जो कब से उसका पीछा कर रहे थे, उस मोटे आदमी के नीचे उतरते ही उसे बंदूक की नोक पर कोने में ले जाते हैं। निक जानना चाहता था कि वो इस सोने का क्या करने वाले हैं, पर जब उसने बताने से मना किया तो निक उसके सामने ब्लैक पेपर पाउडर छिड़कने लगता है, जिससे वो मॉन्स्टर अपने असली रूप में आने लगा। उन्हें लगा वो उनसे डरकर सब सच कबूल देगा, पर वो मॉन्स्टर लोगों से छुप छुप कर तंग आ चुका था। उसने खुद ही सारा पाउडर अपनी नाक में भर लिया और एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो गया।
उसे पकड़ने के लिए रॉय उस पर एक तीर चलाता है जो सीधा उसके पीछे जाकर लगा, लेकिन इसके बावजूद वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके पास बिल्डिंग से चिपके रहने की अजीब सी पावर्स थी जिसका वो पूरा इस्तेमाल करता है। निक ने उस पर निशाना लगाने की कोशिश की, पर वो ऐसा कर पाता उससे पहले ही एक कार उसे उड़ाकर चली जाती है। उसने फिर से उस पर गोली चलाई, पर वो बिल्डिंग की खिड़की तोड़कर अंदर घुस जाता है। लिफ्ट का दरवाजा खुल नहीं रहा था, इसलिए उसने लिफ्ट को ही बीच से फाड़ दिया। निक जो पहले से ही उसके इंतजार में खड़ा था, लिफ्ट की केबल पर फायर करता है, जिससे केबल टूट गई और लिफ्ट बहुत तेजी से ऊपर की ओर जाने लगी। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि वो बिल्डिंग की छत को तोड़कर उसके आर पार चली जाती है। निक जब बाहर आया तो उसने देखा कि रॉय बिल्डिंग से लटका हुआ है और वो मॉन्स्टर सारा सोना लेकर भाग गया था। उसे मुंह की खाने के बाद वो दोनों वापस हेडक्वार्टर आते हैं। उन्होंने जो किया उसे लेकर मैरी उन दोनों पर बहुत गुस्सा थी, क्योंकि उनकी लापरवाही की वजह से एक मॉन्स्टर इंसान बच निकला। आज जो हुआ उसकी खबर दुनिया के हर न्यूज चैनल पर आग की तरह फैल रही थी और अब इंसानों को भी पता चल गया था कि उनके बीच में मॉन्स्टर्स रहते हैं। पर उनकी असली प्रॉब्लम ये नहीं थी। मैरी को ऊपर से एक संदेश आया जिसे पढ़कर उसे पता चला कि वो मॉन्स्टर जो सोना लेकर भागा था वो बहुत ही खतरनाक आर्टिफैक्ट का हिस्सा है। अगर उन्होंने उसके सारे हिस्सों को आपस में जोड़ दिया तो पोर्टल उल्टे हो जाएंगे और सारे मरे हुए लोग वापस धरती पर आने लगेंगे। इसके बाद उसे एक और मैसेज आया और इस बार पता चला कि निक और रॉय को उनके काम की वजह से सस्पेंड कर दिया गया है और अगली सुबह उन्हें इरेज कर दिया जाएगा। ये सब जानते ही निक बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि ये नौकरी ही एक जरिया थी जिससे वो जूलिया से मिल सकता था। इरेज होने से पहले वो जूलिया को अपने बारे में सब सच बताना चाहता था, इसीलिए बिना समय गवाए वो सीधे उसके पास निकल गया। जूलिया जो देर रात जॉगिंग कर रही थी महसूस करती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वहाँ वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। निक उसे बताता है कि वो निक है, लेकिन जूलिया के कानों तक उसकी बात नहीं पहुँचती। हालांकि इसके बावजूद भी वो उस बूढ़े आदमी में कहीं न कहीं निक को महसूस कर सकती थी। रॉय कहता है, तुम जो कर रहे हो उसका कोई फायदा नहीं, ऐसा करके तुम सिर्फ उसे तकलीफ पहुंचा रहे हो। उसे तुम्हारे बगैर जीना सीखना होगा, किसी और के साथ मिलकर अपना परिवार बनाना होगा, क्योंकि तुम वापस नहीं आने वाले। उसकी बातें सुनकर निक को गुस्सा आ जाता है। वो अब उसके मुंह से एक शब्द नहीं सुनना चाहता था, क्योंकि उसी की वजह से ये सब हुआ था। वो रॉय को वही दर्द महसूस कराना चाहता था जो वो कर रहा था। निक बोला, तुम्हारी कहानी में वो गिद्ध जिन्होंने तुम्हें नोच नोच कर खा लिया वो विलेन नहीं बल्कि हीरो थे, क्योंकि तुम ऐसी ही मौत डिजर्व करते हो। ये सुनकर रॉय को बहुत बुरा लगता है। निक के कड़े शब्दों ने उसके वही पुराने जख्म खुरेद दिए जिन्हें वो पिछले 250 सालों से अपने अंदर दबा कर रखे हुए था। वो उदास होकर बैठ जाता है, जिसके बाद निक को भी एहसास हुआ कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वो रॉय से माफी मांगता है, जिसके बाद रॉय ने भी उसे माफ कर दिया। निक ने उससे पूछा कि वो केविन के साथ पिछले 4 सालों से काम कर रहा है, लेकिन मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि वो मर चुका है। जिस पर रॉय उसे बताता है कि इस दुनिया में ऐसी चीजें भी मौजूद है जो उनके श्राप को ढक सकती हैं, और वो हमेशा उस चीज को अपने साथ लेकर चलते हैं। निक को याद आया कि केविन अपने हाथ में हर समय एक ब्रेसलेट पहने रहता था। वो समझ गया कि केविन उनके साथ मिला हुआ नहीं है, बल्कि वही इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड है। उसी रात केविन एक आदमी के पास जाता है और उसे एक खास आर्टिफैक्ट का आधा कटा हुआ हिस्सा देता है, क्योंकि कल वो इसी की मदद से एक बहुत बड़ा धमाका करने वाले थे। अगली सुबह जूलिया ने केविन को फोन करके बताया कि कल वो चाइनीज बूढ़ा आदमी उससे फिर से मिलने आया था और उसे लगा जैसे कि वो निक है। केविन उसकी बात सुन ही रहा था कि तभी उसने अपने घर के बाहर भी उसी चाइनीज आदमी को देखा और वो समझ गया कि जूलिया झूठ नहीं बोल रही थी। निक सच में लौट आया है। निक पीछे से उसके घर में घुसता है, जबकि रॉय ने सीधा सामने से उसका दरवाजा खटखटाया। वो केविन को अपने असली रूप में आने को कहता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। केविन जैसे ही हथियार लेने के लिए पीछे मुड़ा, निक उस पर गन तान देता है। केविन को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो एक बार फिर एक दूसरे के आमने सामने थे। निक उसे उसका ब्रेसलेट उतारने को कहता है, और जैसे ही उसने उसे उतारा, उसका पूरा घर टूटकर 2 टुकड़ों में बिखर जाता है, क्योंकि केविन भी एक डेड मैन था। रॉय को उसके घर पर सभी सोने के टुकड़े मिल गए, जिसके बाद वो उसे अरेस्ट कर लेते हैं। पकड़े जाने के बाद भी उसके चेहरे पर किसी भी तरह के डर या घबराहट का नामो निशान नहीं था। इसके बाद वो केविन को हेडक्वार्टर लाते हैं, जहां उसे उसके किए की सजा दी जाने वाली थी। इसी बीच हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जिससे केविन कल रात को मिला था। उन्हें पता नहीं था, पर ये सब उसकी चाल थी। रॉय ने जब उसकी तलाशी ली तो उसे उसके पास से उस आर्टिफैक्ट का दूसरा हिस्सा मिला। खतरे से अनजान रॉय उसे भी बाकी सामान के साथ रख देता है, और जैसे ही वो दोनों टुकड़े एक दूसरे के पास आए, वो आपस में जुड़ने लगे।
केविन कहता है, मॉन्स्टर होने का एक फायदा तो जरूर है, हम कुछ फ्रीक्वेंसीज को ठीक से सुन नहीं सकते। निक तुरंत समझ गया कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, पर वो कुछ कर पाता उससे पहले ही वो आर्टिफैक्ट आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे होने वाले ब्लास्ट से वहाँ की सारी चीजें फ्रीज हो जाती हैं। हालांकि उन मॉन्स्टर्स पर इसका कोई असर नहीं होता, जिसके बाद वो वहाँ पर रखी उन सारी चीजों को चोरी कर लेते हैं जो उस पोर्टल को खोलने के लिए जरूरी थी। रॉय ने उस आर्टिफैक्ट पर गोली चलाई, जिससे उसका असर खत्म हो गया, पर तब तक केविन वहाँ से भाग चुका था। उसने जल्दी से फोन घुमाया और अपने लोगों को उन टुकड़ों को जोड़ने को कहा। ऑर्डर मिलते ही सब अपना काम शुरू कर देते हैं, जिससे पोर्टल दिखाई देने लगा। निक ने केविन को मारने की कोशिश की, पर उसके रास्ते में कई मॉन्स्टर खड़े थे जो ऐसा होने नहीं देते। एक मॉन्स्टर उनके आगे मशीन गन लेकर खड़ा हो गया और उन पर गोलियों की बारिश कर दी, पर जल्द ही उसकी गोलियां खत्म हो गईं, जिसके बाद वो एक कार के पीछे छुप गया। रॉय और निक बिना डरे उनके सामने आते हैं और वो जैसे ही दोबारा हमला करने के लिए उठा, रॉय ने उसे मार गिराया। इसके बाद वो एक एक कर सबको मार डालते हैं, पर तभी उन्होंने देखा कि उनके सामने एक पोर्टल ओपन हो रहा है जो हर चीज को अपने अंदर खींच रहा था। देखते ही देखते शहर में ऐसे ही ढेर सारे पोर्टल्स बन जाते हैं और हर खुलते पोर्टल के साथ तबाही कई गुना बढ़ती जा रही थी। इसी बीच कुछ लोग जूलिया को अपने साथ चलने को कहते हैं, क्योंकि यहाँ उसकी जान को खतरा था। केविन ने अपने लोगों को रास्ता ब्लॉक करने को कहा ताकि सारे पोर्टल्स खुलने तक कोई अंदर ना आ सके। पोर्टल को बंद करने के लिए निक का उस तक पहुंचना बहुत जरूरी था, पर उन्हें रोकने के लिए दर्जनों खूंखार मॉन्स्टर्स दीवार बनकर उनके रास्ते में खड़े हो गए। वो मोटा मॉन्स्टर निक की कार पर कूदकर उससे चिपक जाता है, जिससे उन्हें आगे का रास्ता ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। निक ने उसे गिराने की काफी कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं उतरा तो निक अपनी कार को सीधा एक बिल्डिंग में भिड़ा देता है। इसी बीच जूलिया भी वहाँ पहुँच जाती है। पोर्टल को खोलने के लिए केविन को उसकी मदद चाहिए थी, पर वो इतनी आसानी से नहीं मानने वाली थी, जिसके बाद केविन उसके सामने अपने असली रूप में ट्रांसफॉर्म हो गया। कुछ लोग हेलीकॉप्टर में बैठे इस पूरी चीज को लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे, लेकिन तभी एक भारी भरकम बुलडोजर उनके हेलीकॉप्टर से टकरा गया, जिससे उनका हेलीकॉप्टर क्रैश करने लगता है। वो बुलडोजर उड़कर ठीक उस आर्टिफैक्ट के ऊपर आकर रुक गया, जो कभी भी अपनी जगह से लुढ़क कर नीचे गिर सकता था। केविन उस आर्टिफैक्ट के आखिरी हिस्से को भी जोड़ देता है, जिससे आसमान में एक बड़ा सा पोर्टल खुल गया और सारे मरे हुए लोग नीचे आने लगे। उसे पूरी तरह खोलने के लिए इंसान की बलि की जरूरत थी और इसलिए वो जूलिया को अपने साथ लाया था। केविन उस पर हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर देता है और जैसे ही जूलिया के खून की बूंदें उस आर्टिफैक्ट में गिरी, मरे हुए लोगों के लिए पृथ्वी पर आने का आखिरी पोर्टल भी ओपन हो गया। निक जब तक वहां पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब उन दोनों को अकेले इतने सारे मॉन्स्टर्स का सामना करना था। रॉय उस पोर्टल को बंद करने की कोशिश करता है, पर ये इतना आसान नहीं था। पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी वो अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिला। जूलिया को इस हालत में देख निक पागलों की तरह केविन पर टूट पड़ता है, लेकिन केविन उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। उसने एक बड़े पत्थर का टुकड़ा उठाया और उसे निक के सर पर दे मारा। उधर रॉय, जो अभी तक उस पोर्टल को रोकने की कोशिश कर रहा था, उसकी नजर ऊपर फंसे बुलडोजर पर पड़ी और उसे एक जबरदस्त आइडिया आया। रॉय जल्दी से उसमें रस्सी फंसाकर उसे नीचे खींचने की कोशिश करता है और जैसे ही उसने थोड़ी सी ताकत लगाई, वो बुलडोजर सीधा उस आर्टिफैक्ट पर गिरा और उसके टुकड़े हो गए। सभी मरे हुए लोग जो नीचे आने वाले थे, पोर्टल बंद होते ही फिर से अपनी दुनिया में वापस लौट जाते हैं और केविन के सालों के किए कराए पर पानी फिर गया। पोर्टल बंद होते ही निक बिना देर किए केविन का भी काम तमाम कर देता है और इस तरह उन दोनों ने मिलकर इस दुनिया को एक बड़े खतरे से बचा लिया। उधर जूलिया, जो जिंदगी और मौत के बीच लटकी हुई थी, उसके लिए भी समय बिल्कुल वैसे ही रुक जाता है जैसे निक के लिए रुका था। पहली बार वो निक को उसके असली रूप में देखती है। जूलिया धीरे धीरे दम तोड़ रही थी, पर निक नहीं चाहता था कि वो मरे। जब जूलिया की आंखें खुली तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है और वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। मैरी ने उसकी सारी यादें मिटा दी थी ताकि वो बिना किसी पछतावे के एक नई शुरुआत कर सके। मैरी निक को बताती है कि नया होने की वजह से तुम्हें छोड़ा जा रहा है, लेकिन रॉय को सजा के तौर पर 50 साल और इस डिपार्टमेंट में काम करना होगा। रॉय को इसमें कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि ये उसका पहली बार नहीं था। रॉय निक से कहता है, मुझे पता है कि तुम ग्रैंडपा चैन से खुश नहीं थे, इसलिए मैंने सीनियर्स से कहकर तुम्हारे लिए नई आईडी का इंतजाम किया है। ये जानकर निक बहुत खुश होता है, पर जब उसने अपनी नई आईडी देखी तो फिर से उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि इस बार उन लोगों ने उसे एक लड़की बना दिया था। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।